हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन क्लासेस में। आज का जो वीडियो हमारा जो है वो हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की, उसका चैप्टर नंबर 8 होगा। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर ली है। आपने अगर नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो आप जाके एक बार चेक कर लेना, जिससे कि आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी और आगे जो चैप्टर्स आएंगे तो वो समझने में आसानी होगी आपके लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। ये मैंने लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा भी और सारी जो पीडीएफ्स हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी और आप जाके वहाँ डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेरी हो या कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं कि इस लेक्चर में हमको पढ़ना क्या है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमको गाँव के बारे में, टाउन्स के बारे में, ट्रेड के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से इनका विकास हो रहा था और ये कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कि एक एम्पायर को बनाने में। तो देखो, जब हमने पहले के चैप्टर सब पढ़े तो हमने उसमें ये देखा कि किस तरीके से जो है मगध एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर बन के सामने आता है। तो उसके पीछे कई और फैक्टर्स होंगे। तो हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एम्पायर को बड़ा करने में। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो सरप्लस यानी कि अधिशेष आएगा। अब जब अधिशेष आ जाएगा तो उसको बेचने के लिए भी जो है ट्रेड किया जाएगा, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेगी और जब ट्रेड बढ़ेगा तो वेल्थ आएगी। अब ये वेल्थ जो है ये आर्मी बनाने में की जाएगी और किले बनाने में यानी कि फोर्ट बनाने में इसका यूज़ होगा। तो इस तरीके से जो है मगध एम्पायर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर बन के सामने आता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है जो बड़ी है वो बिना टूल्स के जो है ये नहीं बढ़ सकती थी। क्यों ऐसा क्या होता था? क्योंकि क्या हुआ कि पहले जो है स्टोन के जो टूल्स का इस्तेमाल होता था, फिर उसके बाद हड़प्पा में आए तो लकड़ी के टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जैसे जैसे जब आयरन का जो है ज्ञान होने लगता है तो एक प्रकार से एक रेवोल्यूशन आ जाता है, क्योंकि आयरन जो है वो बेसिकली जो ज़मीन को जो है ज़्यादा अंदर तक खोदता है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि आयरन का जो यूज़ था वो करीब 3000 साल पहले के आसपास शुरू हो गया था। करीब 1000 BC के आसपास का जो टाइम था वहाँ पे लोहे का जो है इस्तेमाल होना चालू हो गया था। और इसके प्रमाण जो है हमको मेगालिथिक ब्यूरियल्स में भी देखने को मिलते हैं। मेगालिथिक ब्यूरियल्स बेसिकली जो अपने शवों को जो है दफनाते थे तो उसकी सेफ्टी के लिए जो है वो बड़े बड़े पत्थरों का जो है इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे ये जो इमेज है आप देख सकते हैं, तो उनको हम मेगालिथिक ब्यूरियल्स बोलते थे। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ, आप जाके एक बार देख लेना। उसी प्रकार देखते हैं कि करीब 2500 ईयर्स पहले के आसपास जो है लोहे का जो प्रयोग था वो ज़्यादा बढ़ गया था और लोहे के जो है टूल्स बनने लगे थे, यानी कुल्हाड़ी बनी, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है जंगल को जो है क्लियर करने में, फिर उसके बाद जो है लोहे के हल का इस्तेमाल होने लगा। तो ये जो इमेज है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोहे के जो टूल्स थे इस प्रकार से हुआ करते थे। फिर आगे समझते हैं तो आप समझते हैं कि यहाँ पे हमने बात कर ली कि टूल्स ने जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ा रही थी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और आती है, वो है इरिगेशन यानी कि सिंचाई व्यवस्था। क्योंकि क्या हुआ कि इस टाइम तक राजा जो थे वहाँ के या किंगडम्स थे वो ये समझ गए थे कि अगर उनको बड़ा एम्पायर बनना है या अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उन्हें जो है गाँव को भी जो है मजबूत करना पड़ेगा। अब क्योंकि गांव जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे रहते थे तो इसलिए एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए वहाँ पे नई नई तकनीकों की खोज हुई। अब इसी तकनीक में जो है एक जो इम्पॉर्टेंट जो तकनीक आई वो थी सिंचाई व्यवस्था की। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे नए नए जो है टैंक बनाए गए, ठीक है, कैनाल्स बनाई गई और आर्टिफिशियल लेक्स का इस्तेमाल किए गए जो कि सिंचाई व्यवस्था में हेल्प कर रही थी। फिर आगे समझते हैं, यहाँ पे हमने बात कर ली एग्रीकल्चर की और इरिगेशन की। अब हम समझते हैं कि गाँव में रहता कौन था। तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि साउथ पार्ट में और एक नॉर्थ पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम तमिल रीजन यानी कि साउथ पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ के जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको वेलालार बोला जाता था। यहाँ पे देखो ये जो कि टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अक्सर यूपीएससी में या स्टेट एग्जाम्स में इस तरीके के टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। तो इनको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से समझ लेना। मैं भी एक काम करता हूँ कि जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो इस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होंगी मैं एक जगह पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर आगे देखें तो जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उनको उजवार बोला जाता था और इसी के साथ कुछ लैंडलेस लेबर भी होते थे जो अपना जो लेबर प्रोवाइड कराते थे, इनके पास लैंड नहीं होती थी, उनको बेसिकली जो है कडेसियार या अधिमई के नाम से जाना जाता था। फिर चलते हैं नॉर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमने साउथ पार्ट की बात कर ली, अब नॉर्दर्न पार्ट की भी बात कर लेते हैं। तो इसके जो विलेज जो हेडमैन यानी गाँव के जो मुखिया होते थे उनको ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि तमिल में जो है इनको वेलालार बोलते थे और नॉर्थ में जो है इनको ग्राम भोजक बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो पोस्ट थी ना ये बेसिकली वंशवाद का शिकार हो गई थी। यहाँ पे जो है राजा का बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद इस तरीके से जो प्रोसेस होता है वो इसमें आ चुका था। और ये लोग बेसिकली एक प्रकार से लार्जेस्ट लैंड ओनर्स कहे जाते थे। इनके पास खूब जगह ज़मीन हुआ करती थी और ये इतने पावरफुल होते थे, कई बार जो राजा जो हैं
इनको टैक्स कलेक्शन के लिए भी यूज़ करता था कि अपना जो गांव से जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो इनके द्वारा ही किया जाता था। और कई बार ये जज की भूमिका में निकल के सामने आते हैं। फिर उसके बाद जो है कई बार ये पुलिसमैन की भी भूमिका निभाते हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट था बहुत ज़्यादा ही उस टाइम पे हो गया था। फिर आगे समझते हो कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी थे जो अपने स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे थे खेती का, तो उनको जो है गृहपति बोला जाता था। और बेसिकली ये एक प्रकार से जो है स्मॉल लैंड ओनर हुआ करते थे, इनके पास छोटी ज़मीनें होती है, छोटी जोतें कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो है कुछ वुमेन और मैन भी होते थे जो बेसिकली दास कर्मकार के नाम से जानते थे। ये इनके पास कोई लैंड नहीं होता था और ये अपना लेबर प्रोवाइड करा के अपने जीवन यापन कर रहे थे। और इसके बाद जो अगर बात करें तो इन सब के अलावा भी कुछ लोग थे, यानी क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे वहाँ पे, जिसमें लोहार हुआ करता था, पॉटरी बनाने वाले लोग हुआ करते थे, कारपेंटर यानी बढ़ई हुआ करते थे, और शिल्पकार ऐसे लोग वहाँ भी गाँव में पाए जाते थे। तो यहाँ पे देखो अब सारी बात हो गई कि एग्रीकल्चर बढ़ा, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद ट्रेड बढ़ेगा, तो ट्रेड जब बढ़ेगा तो कॉइन्स भी सामने आएंगे। तो कॉइन्स जो है बेसिकली वेल्थ का जो है एक प्रकार से बहुत बड़ा एक सूचक माने जाते थे, यानी कि एक इंडिकेशन होती थी कि जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स होंगे वो एक बड़ा एक एम्पायर बनाता था। और इसके अलावा अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो कॉइन्स जो है हमारे इतिहास की समझ को और मजबूत करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि कॉइन्स से ही हमको समझ में आता था कि उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, समाज में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आज भी अगर आप देखते हैं कोई बड़ा इंपॉर्टेंट अगर कोई इवेंट होता है तो सरकार जो है उसके नाम पे कोई सिक्का जारी कर देती है। तो इस तरीके से हम वहाँ के कॉइन्स से समझ सकते हैं कि उस समय की पॉलिटिक क्या थी या उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या हुआ करती थी। तो इसमें जो सबसे अर्लीस्ट जो कॉइन निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं पंचमार्क कॉइन। अब इनको पंचमार्क क्यों बोला जाता था? इसमें बेसिकली कोई छपाई नहीं हुआ करती थी, ये एक पंच की तरह छाप दिए जाते थे, ठीक है। पंच मार के एक ठप्पे जैसे इसको छाप दिया जाता था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ठप्पा बना हुआ है, तो इस तरीके से इसमें कुछ छपाई नहीं होती थी, एक ठप्पे के रूप में निकल के सामने आते थे। और ये बेसिकली जो है रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, स्क्वायर शेप के होते थे, कभी कभी राउंड शेप के भी है निकल के सामने आते हैं। तो अब आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं कि कुछ सिटीज़ का यहाँ पे इस चैप्टर में वर्णन किया गया है कि कौन सी सिटी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अक्सर जो एग्जाम्स में यूपीएससी हो गया या फिर स्टेट एग्जाम्स हो गए तो इंपॉर्टेंट सेंटर से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आगे भी आने के कुछ चांसेस हैं। तो इसी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक सिटी बताई गई मथुरा। अब ये जो मथुरा ये बेसिकली वर्तमान में यूपी का एक शहर है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, करंट में हाईलाइट भी है मथुरा, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो मथुरा बेसिकली जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ करता था, करीब 2500 सालों से ये इंपॉर्टेंट सेटलमेंट चलता आ रहा है। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण ये था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पे पड़ता था, यानी कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट से जो ईस्ट की तरफ जो रूट जाता था और नॉर्थ से जो साउथ की तरफ जो रूट जाता था उसके बीच में ये पड़ता था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है किलेबंदी हुई और यहाँ बहुत सारे साइंस पाए जाते हैं। तो इसलिए इसके बाद जो है ये एक प्रकार से फाइन स्कल्पचर के लिए भी फेमस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि मथुरा कला जो है बाद में आके बहुत फेमस होती है। तो इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कुषाण टाइम तक आते आते जो है ये कुषाणों की जो है सेकंड जो है कैपिटल भी बन जाती है। अगर आप पहला कैपिटल बता पाओ तो बताना कमेंट में कि पहला कैपिटल कुषाणों का क्या था। फिर उसके बाद देखिए कि मथुरा जो है एक रिलीजियस सेंटर भी था। अब ये रिलीजियस सेंटर ना केवल हिंदुओं के लिए था, बल्कि जो है यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी पाई जाती थी और जैनों के धार्मिक स्थल भी पाए जाते थे। और आपको पता ही है कि यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए जो है ये हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख भी मिलते हैं, जो बेसिकली पत्थर के स्लैब से बनाए जाते थे और ये बेसिकली जो है शॉर्ट इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे। और इसमें बेसिकली जो दान दिए जाते थे मंदिरों को या फिर मोनेस्ट्रीज को, तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ये जो दान होता था ये राजा महाराजा और उनके जो ऑफिसर्स होते थे या मर्चेंट्स होते थे या क्राफ्ट पर्सन ये सब देते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे ये लोग भी रहा करते थे। फिर आगे आप समझते हैं कि देखो अब हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करी तो उसमें कुछ क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्सन भी सामने आते हैं कि किस तरीके का वहाँ पे क्राफ्ट हुआ करता था। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राफ्ट निकल के आता है वो निकल के आता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, यानी कि NBPW। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये बेसिकली जो है नॉर्थ साइड में पाए गए थे और इसमें जो है काले रंग के जो ये पॉट्स हुआ करते थे इनका जो है इस्तेमाल हुआ करता था। अब ये बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पकाए जाते थे जिससे इसमें एक पॉलिश सी जैसी बन जाती थी, इसलिए इनको जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर बोला जाता है। इससे हमको ये पता लगता है कि उस समय पे इस तरीके के टूल्स के या फिर इस तरीके के पॉटरी का इस्तेमाल हो रहा था। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो कपड़े का भी मैन्युफैक्चर एक इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक एक्टिविटी थी। तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर बताए गए हैं। अगर नॉर्थ में देखें तो वाराणसी हो गया और अगर साउथ की बात करें तो मदुरई बेसिकली जो है एक इंपॉर्टेंट सेंटर थे जहाँ पे इन क्लॉथ्स का निर्माण हो रहा था। एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाराणसी नॉर्थ में हो जाएगा और मदुरई जो है साउथ में हो जाएगा, जो कि कपड़ों के निर्माण के लिए एक इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करते थे। फिर इसके बाद जो है
एक इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आती है वो आती है श्रेणी। इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, आई गेस 2012 में आया हुआ है, तो आप जाके चेक कर लेना। तो श्रेणी के बारे में भी यहाँ बात करेगी। अब श्रेणी क्या होती थी? श्रेणी बेसिकली होते थे एसोसिएशन, जो व्यापारी हुआ करते थे। आजकल देखते हैं कि व्यापार मंडल बना दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो ये एसोसिएशन बनते थे और ये बेसिकली जो है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद जो है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे और ये प्रोडक्ट्स का भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि इनके भी जो है एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं। अब ये एक प्रकार से बैंक के रूप में भी काम करते हैं। बैंक के रूप में किस तरीके से काम करते हैं कि यहाँ पे जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे वो जो गरीब या फिर जो जिनके पास पैसा नहीं होता तो उनको पैसा प्रोवाइड कराते थे। तो इसलिए जो श्रेणी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और सेंटर दिया है अरिकामेडू के बारे में। तो इसको अगर हम मैप में देखें तो ये अरिकामेडू प्रेजेंट में जो पुडुचेरी है उसका जो क्षेत्र है यहाँ पे ये पाया जाता है। ये बेसिकली जो है कोस्टल एक सेटलमेंट हुआ करता है जहाँ पे जो शिप्स की अनलोडिंग होती थी, तो इसलिए जो है एक पोर्ट सिटी के रूप में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर माना गया। अब इसमें कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे इसमें एक वेयर हाउस मिलता है, उसके बाद कुछ पॉटरी मिलती है जो एक भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हुआ करता था, ऐसा माना जाता है कि वहाँ से ट्रेड होता है। फिर इसके बाद जो है रेड ग्लेस पॉटरी मिली है जिसको जो है एरेटीन वेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है ये याद रखना, ठीक है। फिर आगे समझते हैं। तो आगे यहाँ पे अब ट्रेडर्स की बात करी गई और ट्रेड की बात करी गई है। तो साउथ इंडिया जो है बेसिकली गोल्ड के लिए, मसालों के लिए, और मसालों में भी जो है बेसिकली काली मिर्च के लिए जो है बहुत फेमस हुआ करता था। तो यहाँ पे जो है जो काली मिर्च हुआ करती थी वो रोमन एम्पायर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो बेसिकली इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ के व्यापारी इसका जो है व्यापार करते थे। और इसके जो व्यापार के लिए जो है अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी में जो है कई प्रकार से सेंटर्स थे, जो कि यहाँ पे मानसून विंड्स हुआ करती थी, उनका इस्तेमाल करके व्यापारी जो है अपने शिप्स को ले जाते थे। फिर आगे देखें तो इसमें कुछ नए किंगडम्स और कुछ कोस्टल सेटलमेंट्स भी सामने निकल के आते हैं। तो अगर हम संगम पोएम्स की बात करते हैं तो इसमें एक मोबिंदार टर्म्स का यूज़ किया गया है। तो ये टर्म्स बेसिकली जो है 3 जो मेन चीफ्स हुआ करते थे और जो कि चोला, चेरा और पांडे के नाम से जाने जाते थे, उनके लिए जो ये टर्म्स यूज़ की जाती है। और ये करीब 2300 ईयर्स पहले के आसपास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन के सामने आते हैं। तो इनमें जो है 2-2 सेंटर्स ऑफ पावर हुआ करते थे। और इसमें भी जो 2 सेंटर्स ऑफ पावर हुआ करते थे, इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स थे, एक था पुहार या फिर जिसको कावेरीपट्टनम बोला जाता है, और दूसरा था मदुरई। तो यहाँ पे देखो मैप में आप देखना, तो मैप में मैं दिखाता हूँ कि ये कावेरीपट्टनम हो गया और ये हो गई मदुरई। तो ये चोला एम्पायर हो गया, ये फिर चेरा हो गया, फिर ये पांड्य हो गया। तो यहाँ पे मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि तो इनकी लोकेशन क्या हुआ करती थी। फिर आगे समझते हैं। तो इसमें जो है ये बताते हैं कि 200 साल बाद जो है इसके एक और डायनेस्टी आती है जिसको हम सातवाहन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में। फिर इसमें जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर हुआ करते थे वो थे गौतमीपुत्र शातकर्णी, जो कि गौतमी बलश्री के बेटे हुआ करते थे। अब इसके बारे में हमें जानकारी जो है इनकी जो माता थी गौतमी बलश्री, उनके इंस्क्रिप्शन से हमको मिलती है कि इस तरीके का कोई राजा एक सातवाहन डायनेस्टी में हुआ करता था। तो ये जो सातवाहन रूलर थे ये लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ के नाम से जाने जाते थे। जो दक्षिणापथ क्या होता था, जो ट्रेड रूट साउथ की तरफ जाता था, उसके जो है ये रूलर के रूप में माने जाते थे। तो इस चैप्टर में इतना ही था। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जरूर चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।